कहाँ तक हो गया था कल? जितना न्याय निगमन बताया था बन जाएगा ना, जितना न्याय निगमन हो गया था बन जाएगा उतना। एक वो त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या थोड़ा बताऊंगा अभी, कल के वीडियो में हो नहीं पाया था वो। कल का देखे थे क्या लाइव सेशन को? और रिविजन हो गया पूरा? समझ आया? कुछ नए क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस नए थे, पूरा रिवीजन हो गया होगा। वो कापरेकर संख्या और त्रिभुजाकार संख्या नहीं बता पाया था, उसको थोड़ा बता देता हूं पहले मैं। कापरेकर संख्या क्या होता है, त्रिभुजाकार जनरल जानकारी बता रहा हूं। जनरल जानकारी देख लीजिए एक बार। वो इस प्रकार का एक रिजल्ट आता है 8x+1 करके, इस प्रकार का एक रिजल्ट आता है 8x+1। ये क्या है, कहां से आया है ये रिजल्ट? कापरेकर संख्या में राइट साइड में कितना अंक होना चाहिए, लेफ्ट साइड में कितना अंक होना चाहिए। तो कापरेकर में बीच में ऐसा पार्टीशन करते हैं, लेकिन राइट साइड में कितना अंक होना चाहिए, लेफ्ट साइड में कितना अंक होना चाहिए, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उनके, उन पॉइंट्स को सुन लीजिए। जैसे एक को कापरेकर संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक कापरेकर संख्या है कि नहीं है? एक नहीं है? एक कापरेकर संख्या है कि नहीं है? 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 देखो थोड़ा बता रहा हूं मैं, एक बार समझ लीजिए। त्रिभुजाकार को भी, त्रिभुजाकार को देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा बताया था एक बैच में, एक बार सिस्टमेटिक पूरा देख लीजिए। त्रिभुजाकार क्या है, क्या फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्या क्या आता है, एक बार थोड़ा सा जानकारी बता रहा हूं। तो त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या देख लीजिए, 10-15 मिनट में हो जाएगा। एक बार जो कल का वीडियो में बताना था मेरे को रात में, वो बता नहीं पाया, तो एक बार बता दे रहा हूं। त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या, त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या, इसको देख लीजिए। इसके बाद चालू करूंगा मैं न्याय निगमन का जो पार्ट अपन पढ़े हैं, उसके जस्ट आगे का इसके बाद चालू करूंगा। न्याय निगमन जो पढ़े हैं इसके जस्ट बाद अपन चालू करेंगे उसको। तो त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या, कापरेकर गणितज्ञ थे, उनके नाम पे ही कापरेकर संख्या है। गणितज्ञ थे, नंबर्स को लेकर के उनका रुचि था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ही कापरेकर संख्या का कंसेप्ट दिया था। तो ये आजकल क्लास में जोड़ दिया है, जो छोटे क्लासेस का बुक देखेंगे तो उसमें जोड़ दिया है इसको, छोटे क्लासेस के बुक में इसको जोड़ दिया, इसीलिए वर्ग 3 के सिलेबस में इसको डाल दिया है। वर्ग 3 के सिलेबस में क्या होता है देखो, त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित होता है। ये समबाहु त्रिभुज, याद है समबाहु त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज से संबंधित होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद है? समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये पढ़े थे अपन, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसको अपन समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रही है संख्याएं, तो आप उसको त्रिभुजाकार संख्या कह देते हैं। समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रही है अगर संख्याएं, तो आप उसको त्रिभुजाकार संख्या कह देते हैं। ऐसी संख्याएं जिससे समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा हो, तो त्रिभुजाकार संख्या मेनली, त्रिभुजाकार संख्या जो है वो मेनली रिलेटेड किससे है? समबाहु त्रिभुज से, इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है मेनली। अब क्या होता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो आप पढ़े हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसी को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब कैसे त्रिभुजाकार संख्याएं बनती हैं देखना। जैसे जैसे देखो, एक डॉट किया मैं, एक डॉट, एक डॉट किया मैं यहां पे, तो ये एक को मैं त्रिभुजाकार संख्या बोलूंगा, क्योंकि डॉट से भी एक मान लीजिए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक को मैं त्रिभुजाकार संख्या बोलूंगा, एक जो है वो त्रिभुजाकार संख्या है। इसके बाद क्या होगा देखिए, एक डॉट था,
उसके बाद अगले में 2 डॉट कर दिया, तो त्रिभुज जैसा एक आकृति बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार संख्या अगर आप देखेंगे तो ये 1 और 2 मिलकर के कितना हो गया 3। तो 3 क्या है, त्रिभुजाकार संख्या, ऐसा बोल रहा हूं मैं। समझ पा रहे हैं। अब 1 डॉट था, 2 डॉट था, आगे क्या किया, 3 डॉट कर दिया ऐसा। ये देखिए आगे क्या किए, 3 डॉट कर दिए, आगे 3 डॉट कर दिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये देखिए फिर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे तो कितने डॉट हो गए हैं, 1 2 3, कितने हो गए हैं, 6। तो 6 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। जैसे आगे देखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 डॉट था, 2 डॉट था, 3 डॉट था, तो आगे में कितना कर दीजिए, 4 डॉट कर दीजिए। देखिए तो यहां पे आप देखेंगे तो कितना हो गया, ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कितना हो जाएगा 10। तो 10 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। इन सबको जोड़िए तो 10 भी क्या आएगा, त्रिभुजाकार संख्या। तो 1 त्रिभुजाकार संख्या, 3 त्रिभुजाकार संख्या, 6 त्रिभुजाकार संख्या, 10 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 1 डॉट था, फिर 2 डॉट था, फिर 3 डॉट था, फिर 4 डॉट था, ये देखिए फिर 5 डॉट कर दिया मैं, ये देखिए 5 डॉट। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो गया, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या। समझ आ रहा है। तो 1 त्रिभुजाकार संख्या, 3 त्रिभुजाकार संख्या, 6 त्रिभुजाकार संख्या, 10 त्रिभुजाकार संख्या, 15 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। क्लियर हो पा रहा है। ये जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं ये सब त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। तो हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, क्या क्या मिलेगा रिजल्ट तो समझिए। ये समझ आया क्या होगा। ये देखिए त्रिभुज का निर्माण ऐसे हो रहा है। चलिए इसको आप एक अपवाद स्वरूप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज जैसा आकृति है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज जैसा आकृति बन रहा है। तो त्रिभुजाकार संख्या का मतलब समबाहु त्रिभुज का निर्माण से संबंधित होता है। ये समबाहु त्रिभुज के निर्माण से संबंधित। तो 1 डॉट, फिर 1 के बाद 2 डॉट, फिर 1 के बाद 2 के बाद 3 डॉट, फिर 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 डॉट। तो 1 2 3 4 जोड़ दीजिए 10 आया, 1 2 3 4 5 जोड़ दीजिए 15 आया, 1 2 3 जोड़ दीजिए 6 आया, 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3 आया, और यहाँ पे 1 आया। तो यहां से हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे 1, इसको क्या बोले अपन, त्रिभुजाकार संख्या बोले। इसके बाद 1 के बाद कितना जोड़े, 2, कितना आया 3, 3 को क्या बोले, त्रिभुजाकार बोले। 1 के बाद 2 के बाद 3 आया, जोड़े तो कितना आया 6, 6 क्या है, त्रिभुजाकार। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 जोड़े तो कितना आया 10, क्या है, त्रिभुजाकार है। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 को जोड़े तो कितना आया 15, 15 भी क्या है, त्रिभुजाकार। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हो रहा है। प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो हो क्या रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हो रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जानते हैं ये फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। समझ आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना त्रिभुजाकार संख्या को। कहने का मतलब ये हुआ कि सर 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 2 ये हो गया 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये हो गया 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो गया 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये हो गया 15। तो सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसको करने में भी तो जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ूंगा तो जो जोड़ने पर मिलेगा वो भी क्या होगा, त्रिभुजाकार संख्या होगा। क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो बढ़ते जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे 1, यहाँ पे आपने 1 के बाद 2 लिखा, दोनों को जोड़ा तो 3 त्रिभुजाकार बन गया।
एक के बाद दो के बाद तीन किया, जोड़ा तो कितना हो गया 6 त्रिभुजाकार। यहाँ पे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार किया, जोड़ा तो 10 क्या हो गया त्रिभुजाकार। एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद 5 किया, जोड़ा तो 15 क्या बन गया त्रिभुजाकार। तो ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, जोड़ने पर जो नंबर मिल रहा है, जोड़ने पर जो नंबर मिल रहा है वो नंबर क्या कहला रहा है त्रिभुजाकार। जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है उस नंबर को मैं त्रिभुजाकार बोल रहा हूं ना। जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है उस नंबर को मैं क्या बोल रहा हूं त्रिभुजाकार। जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त हुआ वो है त्रिभुजाकार। ध्यान रखिएगा, ये दो त्रिभुजाकार नहीं है ना, ये दो त्रिभुजाकार नहीं है, ये तीन त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। एक जोड़ा तो एक ही आएगा, ये तो एक और दो को जोड़ा तो तीन आया, ये तीन है त्रिभुजाकार। एक दो और तीन को जोड़ा तो 6 आया, ये 6 है त्रिभुजाकार। एक दो तीन और चार को जोड़ा 10 आया, 10 है त्रिभुजाकार। एक दो तीन चार 5 इन सब को जोड़ा तो 15 आया, 15 है त्रिभुजाकार। मतलब जोड़ने पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो क्या है त्रिभुजाकार। तो ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा वो डेटा क्या होगा त्रिभुजाकार। ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा, एक रिजल्ट और बताऊंगा अभी, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा, ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा, समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा त्रिभुजाकार। क्योंकि जोड़ने पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है, अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबको आप जोड़ने बैठेंगे कि 10 9 19 8 ऐसा करके जोड़ने बैठेंगे। मैं सीधे फॉर्मूले से लिख देता हूं 10 इंटू 11/2 कितना आया 55। इसका मतलब 55 भी क्या है त्रिभुजाकार। समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप इस प्रकार से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। तो 55 भी क्या बनेगा त्रिभुजाकार बनेगा। तो फिर मैं काहे के लिए सर ऐसे करके जोड़ने बैठूं कि 1 2 3 4 को जोड़ा तो 10 आया, 1 2 3 4 5 को जोड़ा तो 15 आया। तो कम संख्याएं रहेंगी तो मैं जोड़ भी दूंगा चलो, लेकिन आप बोले सर 1 डॉट फिर 2 डॉट फिर 3 डॉट फिर 4 डॉट फिर 5 डॉट फिर 6 डॉट फिर 7 डॉट फिर 8 डॉट फिर 9 डॉट फिर 10 डॉट, ये भी तो क्या देगा योग जो देगा वो क्या आएगा त्रिभुजाकार आएगा। तो सर ऐसे में कैसे बार बार लिख लिख के जोड़ूंगा। तो एक फॉर्मूला आपने बना लिया कि सर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे एक और दो तीन, 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 4 10 हो गया। मतलब 1 और 2 प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो फिर मैं यहां से बोल दिया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब ये फॉर्मूला जो वैल्यू मेरे को देगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी त्रिभुजाकार संख्या। समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला जो वैल्यू मेरे को देगा, ये फॉर्मूला जो वैल्यू मेरे को देगा वो वैल्यू को ही मैं क्या कहूंगा त्रिभुजाकार संख्या कहूंगा। क्लियर हुआ यहां तक? अरे समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जैसे देखो ना, जैसे मैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक गया 20 तक। तो इसको मैं क्या बोला 20 इंटू 21/2। ये देखिए ये फॉर्मूला कितना दिया 210। तो 210 भी क्या है त्रिभुजाकार संख्या है। ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा, समझ आ रहा है, प्रथम प्राकृत संख्या 1, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग। समझ आ रहा है, ये सब डेटा क्या कहलाएगा त्रिभुजाकार संख्या। एक भी त्रिभुजाकार होता है, ध्यान रखिएगा, एक भी त्रिभुजाकार होता है। तो ये फॉर्मूला जो भी वैल्यू मेरे को देगा उस वैल्यू को ही मैं क्या बोलूंगा त्रिभुजाकार संख्या। समझ पा रहे हैं? अब यहीं से अपन थोड़ा और समझते हैं, यहां तक नोट किए, बन जाएगा। अब इसके आगे थोड़ा और देखिएगा, इसके आगे जो एक रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को भी अपन समझते हैं। ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए रैंडम कोई नंबर मैं आपको दे दिया, ध्यान से समझना, रैंडम कोई नंबर मैं आपको दे दिया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्या बोला 55, ध्यान से समझना, मैं बोला 55 त्रिभुजाकार संख्या है कि नहीं। दो तरीके हैं इसको पहचानने के। देखो त्रिभुजाकार संख्या को देखो यार, ध्यान दो यहां पे। अरे मैथ्स का क्लास नहीं, रीजनिंग का ही है। मैं दो संख्याएं बता रहा हूं, कल वीडियो में नहीं पढ़ा पाया उसी को बता रहा हूं। रीजनिंग पढ़ाऊंगा, न्याय निगमन चालू करूंगा, जल्दी से इसको खत्म करने दोगे तो ही चालू कर पाऊंगा। ध्यान से देखो, त्रिभुजाकार संख्या बता रहा था क्या होता है। एक रिजल्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकलेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी देखेंगे। पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है ना?
वहीं से रिजल्ट आएगा। तो उसके पहले थोड़ा सा जल्दी से समझो क्या क्या मैंने बोला यहां तक। देखो, त्रिभुजाकार संख्या का मतलब मेनली समबाहु त्रिभुज से संबंधित होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के निर्माण से ही मतलब होता है त्रिभुजाकार संख्या का। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज के निर्माण से संबंधित है त्रिभुजाकार संख्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं क्या होंगी, बराबर, और तीनों कोण भी क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। तो मैंने बोला कि त्रिभुजाकार संख्या का मतलब, जैसे एक ठो डॉट मैंने बनाया, एक ठो डॉट, ये देखिए एक डॉट मैंने बनाया, ये देखिए ये एक डॉट मैंने बनाया, तो इसको मैं एक काउंट किया, मतलब एक क्या है, त्रिभुजाकार। इसको अपवाद स्वरूप आप मान लीजिए, चलिए इसको एक बार अपवाद स्वरूप आप मान लीजिए। इसके बाद देखिए एक डॉट मैंने बनाया, उसके बाद दो डॉट मैंने बनाए, तो टोटल कितने डॉट हो गए, तीन। तो तीन क्या है, त्रिभुजाकार। उसके बाद मैंने क्या किया, एक डॉट के बाद दो डॉट बनाया, दो के बाद कितने बनाए, तीन। टोटल कितने डॉट हो गए, छह। तो छह क्या है, त्रिभुजाकार है। इसके बाद मैंने क्या किया, देखो एक डॉट था, फिर दो डॉट बनाया, उसके बाद तीन डॉट बनाया, और उसके बाद क्या किया, चार डॉट बनाया। तो टोटल कितने डॉट हो गए, 10। तो 10 क्या है, त्रिभुजाकार। एक डॉट बनाया, फिर दो डॉट बनाया, उसके बाद तीन डॉट बनाए, उसके बाद मैंने चार डॉट बनाए, और उसके बाद मैंने 5 डॉट बनाए। तो यहां पे आप देखेंगे तो 15 क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। तो त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त कैसे हो रहा है, एक तो त्रिभुजाकार, फिर एक और दो को जोड़ा तो तीन त्रिभुजाकार, फिर एक दो और तीन को जोड़ा तो छह त्रिभुजाकार, फिर एक दो तीन और चार को जोड़ा तो 10 त्रिभुजाकार, फिर एक दो तीन चार पांच को जोड़ा तो 15 भी क्या है, त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त कैसे हुआ, एक त्रिभुजाकार, एक और दो तीन त्रिभुजाकार, एक दो और तीन छह त्रिभुजाकार, एक दो तीन और चार 10 त्रिभुजाकार, एक दो तीन चार और पांच 15 भी क्या है, त्रिभुजाकार है। समझ आ रहा है। तो त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त कैसे हो रहा है, तो आपने देखा पहली प्राकृत संख्या, प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम चार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। समझ आ रहा है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग जो आएगा वो भी क्या होगा, त्रिभुजाकार। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग जो आएगा वो भी क्या होगा, त्रिभुजाकार। तो आप देख सकते हैं प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम चार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो मैंने यहां बोला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग मैंने क्या लिख दिया, n इंटू n+1 डिवाइड बाई क्या, 2। और ये बात ध्यान से समझना, योग करने पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो क्या है, त्रिभुजाकार। दो त्रिभुजाकार नहीं है, तीन त्रिभुजाकार नहीं है, चार त्रिभुजाकार नहीं है, पांच त्रिभुजाकार नहीं है। आप प्राकृत संख्याओं का क्रम से योग कर रहे हो। समझ आ रहा है। प्राकृत संख्याओं का क्रम से योग कर रहे हो तो एक त्रिभुजाकार, फिर एक और दो को जोड़ा तो तीन त्रिभुजाकार, एक दो और तीन को जोड़ा तो छह त्रिभुजाकार, प्रथम चार प्राकृत संख्याओं को जोड़ा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़ा। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। मतलब ये फॉर्मूला मुझे जो जो वैल्यू देगा, ये फॉर्मूला मुझे जो जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी, त्रिभुजाकार। समझ आ रहा है, जो वैल्यू देगा ये, क्योंकि योग करने पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो त्रिभुजाकार है। तो ये फॉर्मूला मुझे जो जो वैल्यू देगा वो सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, त्रिभुजाकार। और यहां पर जो n का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, प्राकृत संख्या होगा। ये भी समझ में आ रहा है, डेसिमल में नहीं होगा, प्राकृत संख्या होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना सर, n का वैल्यू यहां पर कितना रखे हो, एक, यहां पर n का वैल्यू कितना रखोगे, दो, यहां पर n का वैल्यू कितना रखोगे, तीन, यहां पर n का वैल्यू कितना, चार, यहां पर n का वैल्यू कितना, पांच। तो n का वैल्यू 6 हो सकता है, n का वैल्यू 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है। मतलब n का वैल्यू कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। n का वैल्यू कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो कोई भी प्राकृत संख्या जो है वो त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। उस प्राकृत संख्या को इसमें रखोगे तो ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, त्रिभुजाकार। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं भाई। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो त्रिभुजाकार नहीं है। n का वैल्यू इसमें रखने पर जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या बता रहा है, n क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याएं। मतलब
प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं मतलब 1 से 10, समझ आ रहा है। प्रथम 20 प्राकृत संख्या मतलब 1 से 20, प्रथम 40 प्राकृत संख्या मतलब क्या 1 से 40। और हो तो वही रहा है, देखो ना, एक फिर एक और दो जोड़े, फिर 1 2 3 जोड़े, फिर 1 2 3 4 जोड़े, फिर 1 2 3 4 5 जोड़े। इसका मतलब क्रम से शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं आप। तो ये फॉर्मूला जो जो वैल्यू देगा वो सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, त्रिभुजा। तो पहला तरीका तो आपके पास ये खुल रहा है कि जैसे मान लो मेरे को 55 को चेक करना है कि 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं। पहला तरीका मेरे सामने क्या खुल रहा है कि अगर मेरे को 55 को चेक करना है कि 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं है, मेरे को चेक करना है कि 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं, तो आप क्या बोलना, एक तरीका तो ये है, एक और तरीका बताऊंगा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। एक तरीका तो ये है कि सर ये फॉर्मूला 55 जैसा कुछ वैल्यू देगा क्या, एन को क्या रखना है मेरे को, प्राकृत संख्या। एन कोई ना कोई प्राकृत संख्या हो सकता है, डेसिमल में एन नहीं रख सकते अपन, क्योंकि एन क्या है, प्राकृत संख्या। तो आप बोले 55 कोई त्रिभुजाकार संख्या है कि नहीं, तो आप बोले अगर ये फॉर्मूला मेरे को 55 देगा ना, तो 55 क्या है, त्रिभुजाकार है। अगर ये फॉर्मूला मेरे को 55 दे दिया, इसका मतलब 55 क्या है, त्रिभुजाकार है। तो ये फॉर्मूला मेरे को 55 दे पाएगा क्या, एन यहां पर रखना क्या है मेरे को, प्राकृत संख्या। एन मेरे को यहाँ पे प्राकृत संख्या रखना है, तो आप चेक करना कि ये फॉर्मूला मेरे को 55 दे पाएगा क्या। तो आप यहां से एन का वैल्यू निकालने मत बैठ जाना कि एन प्राकृत संख्या आ रहा है तो 55 त्रिभुजाकार है, एन डेसिमल में आ रहा है तो 55 त्रिभुजाकार नहीं है, ये सब निकालने मत बैठ जाना। आप लमसम सोचना कि ये फॉर्मूला आपको 55 तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। तो पहुंचाएगा क्या 55 तक, आप सोचना एन क्या रखना है मेरे को यहाँ पे, प्राकृत संख्या। जैसे देखो ना, 10 रखा, 20 रखा, 15 रखूंगा, मतलब एन प्राकृत संख्या ही रखना है। तो आप सोचो कि ये फॉर्मूला मुझे कितना दे दे, 55। अब ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा, उसके लिए ऊपर वाले को 55 का डबल होना पड़ेगा, मतलब कितना, 110 होना पड़ेगा ना, ऐसा सोचना। अगर ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा, उसके लिए ऊपर वाले को कितना होना पड़ेगा, 55 का डबल, यानी कितना, 110। ये फॉर्मूला मुझे 55 तभी देगा जब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, सीधे 55 का क्या डबल, कितना, 110। समझ आ रहा है। ऐसे ही लिख के छोड़ना, बाकी कैलकुलेशन अपने मन में करना कि सर ये फॉर्मूला मुझे 55 तभी देगा जब ऊपर वाला वैल्यू कितना बनेगा, 110। 55 दूनी 110 ऐसा सोच लेना। ये फॉर्मूला मुझे 55 तभी देगा जब ऊपर वाला वैल्यू कितना बनेगा, 110। ऊपर वाला वैल्यू मतलब क्या, एन और एन से ज्यादा। ऊपर वाला वैल्यू मतलब क्या, एन और एन से ज्यादा। तो आप सोचिए कि दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर 110 आता है क्या, दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर। देखो ऊपर वाला वैल्यू 110 होने का मतलब क्या, n और n+1, मतलब प्राकृत संख्या और उसके जस्ट आगे वाला प्राकृत संख्या। तो सोचिए दो ठो क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर 110 आता है क्या। तो लमसम सोचिए, 9 और 10 का गुणा करने पर कितना आता है, 90। 10 और 11 का गुणा करने पर कितना, 110। मतलब सर ये फॉर्मूला मुझे दे देगा कितना, 55। इसका मतलब 55 ये फॉर्मूले से प्राप्त किया जा सकता है, n बराबर कितना रखे, 10। अरे समझ पा रहे हैं। ऐसा सोचना, कैसे सोचना कि सर ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा क्या। एक और तरीका बताऊंगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आएगा। एक तरीका ये है, ऐसा भी सोचना यार, सिंपल तरीका है। ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा क्या, तो लमसम हिसाब किताब लगाना ना, सर ये फॉर्मूला मुझे 55 तभी देगा जब ऊपर वाला कितना बन जाएगा, 55 का डबल मतलब कितना, 110। तो ऊपर वाला 110 बन पाएगा क्या। तो आप मन ही मन में सोचो कि दो ठो क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर 110 आता है क्या, दो ठो क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर 110 आता है क्या। तो आप मन ही मन में सोचो, दो ठो क्रम से प्राकृत संख्याएं, जैसे 8 और 9 का गुणा करने पर कितना आएगा, 72। 9 और 10 का गुणा करने पर 90। 10 और 11 का गुणा करने पर 110 आ जाएगा सर। मतलब ऊपर वाला 110 आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला कितना दे देगा मेरे को, 55। इसका मतलब 55 क्या है, त्रिभुजाकार है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। जैसे और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं बोला कि 200 त्रिभुजाकार है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोला 200 त्रिभुजाकार है कि नहीं, 200। तो आप क्या बोलना, एक तरीका तो यही है सर अपने पास में, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला अगर मुझे 200 दे दिया, मतलब 200 क्या है, त्रिभुजाकार। अब ये फॉर्मूला मुझे 200 तभी देगा जब ऊपर वाला कितना बन जाएगा, 400। अब सोचो दो ठो क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर 400 आएगा क्या। दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाते हैं सर, लमसम सोचेंगे ना अपन। लमसम कैसे सोचेंगे सर, जैसे 19 इंटू 20, यही तो दिमाग लगाऊंगा मैं। 19 इंटू 20 कितना आता है, 19 दूनी 38, कितना आएगा, 380। अब अगला 20 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा, 420। 400 आएगा क्या, नहीं आएगा। आप भाई 19 इंटू 20 कर लिए,
अब अगला 20 इंटू 21 ही तो करूंगा, तो 19 इंटू 20 में 400 से कम आ रहा है और 20 इंटू 21 में 400 से अधिक आ रहा है। इसका मतलब दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर 400 नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह फॉर्मूला मेरे को 200 नहीं देगा। इसका मतलब 200 त्रिभुजाकार नहीं है। समझ पा रहे हैं? 200 त्रिभुजाकार नहीं है। बन जाएगा। एक और तरीका बताऊंगा अभी आपको मैं, एक और तरीका भी बताऊंगा आपको मैं। एक तरीका तो ये है, कोई भी संख्या दिया कि ये त्रिभुजाकार है कि नहीं है, तो आप बोलना ये फॉर्मूला अगर वो डेटा मुझे दे देगा तो वो त्रिभुजाकार है, अगर ये फॉर्मूला वो डेटा मुझे नहीं दे रहा है मतलब वो त्रिभुजाकार नहीं है। अब ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा क्या? तो ये फॉर्मूला मुझे 55 तभी देगा जब ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 110, 55 का डबल। तो ये 110 हो सकता है क्या? बिल्कुल, 10 इंटू 11 करने पर 110 हो जाएगा सर। सर ये फॉर्मूला मुझे 200 देगा क्या? सर ये 200 तभी देगा जब ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 400। ऊपर वाला 400 हो सकता है क्या? दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर 400 नहीं आता है। समझ आ रहा है? आप सोच लीजिए ना, दो ठो क्रम से संख्याओं का लमसम गुणा करिए। 19 इंटू 20 कितना आएगा? 380। 20 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 420। 400 तो नहीं आएगा, मतलब 400 जो है नहीं आ रहा है ये ऊपर वाला डेटा, मतलब ये फॉर्मूला आपको 200 नहीं देगा। इसका मतलब 200 त्रिभुजाकार नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे एक आध एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए मैं बोलूं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं कि 78 में बोला 78 जो है 78 त्रिभुजाकार है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये फॉर्मूला मुझे अगर 78 दे दिया, ये फॉर्मूला मुझे 78 दे दिया तो फिर 78 त्रिभुजाकार होगा। तो देखते हैं ये फॉर्मूला मुझे 78 देगा क्या? तो ये फॉर्मूला मुझे 78 तभी देगा जब ऊपर वाला 78 का डबल हो जाए। 78 का डबल कितना होता है यार? 156। तो ये 156 दे पाएगा क्या? क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे 78 तभी देगा सर जब ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 156। तो ऊपर वाला 156 हो पाएगा क्या? तो दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर 156 आएगा क्या? तो लमसम सोचो ना यार, लमसम क्या सोचो? 12 इंटू 13 कितना आता है? 156। दो ठो क्रम से संख्याओं का, क्रम क्यों? क्योंकि n के बाद क्या है? n+1 है। तो दो ठो क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर 156 आता है सर, मतलब ये फॉर्मूला मुझे कितना दे देगा? 78। इसका मतलब 78 क्या है? त्रिभुजाकार है। बन जाएगा। विजय कुमार जो बोल रहे हो थोड़ा ध्यान से, 12 इंटू 12 नहीं करना है उसमें, 12 इंटू 13 कर सकते हो। n इंटू n+1, जैसे आप बोल रहे हैं 72 त्रिभुजाकार है कि नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं 72 त्रिभुजाकार है कि नहीं, तो आपको मैं बोला कि ये फॉर्मूला आपको 72 देगा क्या? तो ये फॉर्मूला अगर 72 देगा तो 72 त्रिभुजाकार है। तो ये फॉर्मूला मेरे को 72 दे रहा है क्या? तो देखते हैं ये फॉर्मूला मुझे 72 देगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला मुझे 72 दे रहा है क्या? आप उसके लिए क्या करिए? सर ये फॉर्मूला मुझे 72 तभी देगा जब ये कितना आ जाए? 144। तो दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर 144 आता है क्या? नहीं आता है। 12 इंटू 12 आता है 144। दो ठो क्रम से संख्याओं का गुणा करने पर 144 नहीं आएगा सर, क्योंकि 11 इंटू 12 कितना होता है अपन जानते हैं कितना? 132। तो 12 इंटू 13 कितना हो जाता है? 156। 144 नहीं आएगा सर। तो ये वाला डेटा 144 नहीं आएगा। n इंटू n+1, इस पूरे का वैल्यू 72 तभी होगा जब ऊपर वाला 72 का डबल होगा। 72 का डबल कितना? 144। तो ऊपर वाला 144 होगा क्या? नहीं हो सकता। दो ठो क्रम से प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर 144 नहीं आ सकता। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला आपको 72 नहीं दे सकता। 72 नहीं दे सकता, इसका मतलब 72 त्रिभुजाकार संख्या नहीं। अरे समझ आ रहा है? एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका समझिए, से थोड़ा सा आसान है। वो दूसरा तरीका क्या है? चलो देखो, बढ़ू आगे। चलो ध्यान से देखना, अगला एक तरीका बता रहा हूं। बन जाएगा यहां तक? तो योग जो देगा ना वो त्रिभुजाकार है, क्योंकि आपने देखा कि योग कर रहा हूं, योग करने पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो त्रिभुजाकार था। चलो इसके बाद समझो। तो आपने क्या समझा अभी तक? n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला जो डेटा देगा वो डेटा क्या होगा? त्रिभुजाकार। ये फॉर्मूला जो डेटा देगा वो डेटा क्या होगा? त्रिभुजाकार। तो ये फॉर्मूला मान लीजिए मुझे कितना दे दिया? x दे दिया मान लीजिए। समझना बात को, ये फॉर्मूला मुझे कितना दे दिया? x। ये फॉर्मूला मुझे जो डेटा देगा, ये फॉर्मूला मुझे जो डेटा देगा, अभी आपने समझा कि ये फॉर्मूला मुझे जो डेटा देगा वो डेटा क्या होगा? त्रिभुजाकार। तो मैं बोला ये फॉर्मूला मुझे क्या डेटा दिया? ये फॉर्मूला मुझे क्या दे दिया? x। ये फॉर्मूला मुझे x दिया है, जिसको मैं x को क्या मान के चल रहा? त्रिभुजाकार। ये फॉर्मूला मुझे 1 दे रहा था, ये फॉर्मूला मुझे 3 दे रहा था,
ये फॉर्मूला मुझे 6 दे रहा था, ये फॉर्मूला मुझे 10 दे रहा था, ये फॉर्मूला मुझे 15 दे रहा था, ये फॉर्मूला मुझे 55 दे रहा था। समझ आ रहा है? तो जो भी वैल्यू ये फॉर्मूला देता है वो वैल्यू त्रिभुजाकार बन जाती है। तो ये वैल्यू मुझे क्या दिया, x। चलो ये वैल्यू मुझे क्या दिया, x। n क्या होना है, प्राकृत संख्या, ये तो जानते हैं आप। n क्या होना है यहाँ पे, प्राकृत संख्या होना है, ये भी जान रहे हैं आप। n प्राकृत संख्या मतलब ये n का वैल्यू प्राकृत संख्या ही होगा। तो ये फॉर्मूला मुझे जो वैल्यू देगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं, त्रिभुजाकार। अब चलो ये वैल्यू मुझे कितना दिया, x। अब यहां से अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। चलो सॉल्व करो, क्या बनेगा, एन स्क्वायर प्लस एन बराबर कितना, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, कर पाएंगे ना। एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 2x, 2x उधर ले आओ। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस कितना 2x बराबर कितना, क्या बन गया ये, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण बन गया, बन जाएगा ना ये वर्ग समीकरण। चलो इसमें n का वैल्यू निकालते हैं। अब n का वैल्यू, वर्ग समीकरण बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, ये था ना, ये था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू और c का वैल्यू -2x, -2x। समझ आ रहा है? a का वैल्यू क्या है 1, भाई x स्क्वायर के टर्म में है, ये n स्क्वायर के टर्म में है। तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -2। चलिए तो जैसे x निकालते हैं वैसे यहाँ पे क्या निकालूंगा, n क्या आएगा -b मतलब कितना -1 आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना -4ac। a कितना है 1 ना, और c कितना है -2x डिवाइड बाई कितना 2a, a कितना है 1 है, आएगा ऐसा। चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कितना 8x आएगा, डिवाइड बाई कितना 2। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, बताओ मेरे को, यहीं तक करना था मेरे को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, वापस से देख लो, ये बहुत काम की चीज है। कुछ भी दे देगा यार, पता नहीं क्या देगा, स्टेटमेंट वाला प्रश्न देगा कि क्या देगा, इसीलिए सब चीजें बता रहा हूं मैं आपको। एक तरीका तो बता ही दिया, वहीं से दूसरा तरीका निकाल रहा हूं मैं त्रिभुजाकार संख्या पता करने का। चलो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। ये वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, वो लिखा हूं मैं। तो यहां पर मैं बोला कि ये वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू प्राकृत संख्या रखेंगे, प्राकृत संख्या n का वैल्यू 5.2 रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। n का वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो क्या देगा ये फॉर्मूला, n का वैल्यू 1 रखने पर क्या देगा ये फॉर्मूला, 1 इंटू 2/2 क्या देगा 1। तो 1 दिया मतलब 1 क्या है त्रिभुजाकार। n का वैल्यू 2 रखिए, क्या देगा ये फॉर्मूला, 2 इंटू 3/2 क्या देगा 3, तो 3 क्या है त्रिभुजाकार। n का वैल्यू रख दीजिए 3, तो ये फॉर्मूला क्या देगा 6, 6 क्या है त्रिभुजाकार। तो ये फॉर्मूला जो वैल्यू देता है वो वैल्यू क्या कहलाता है, त्रिभुजाकार कहलाता है। यहाँ पे n लेकिन प्राकृत संख्या रखते हैं अपन। तो मैं बोला ये फॉर्मूला मुझे वैल्यू क्या दे रहा है x, तो n स्क्वायर प्लस n बराबर 2x माइनस 2x बराबर 0, ये सब कर लेंगे, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n स्क्वायर प्लस n माइनस 2x इक्वल टू 0, तुलना करेंगे तो a के प्लेस पे है 1, b के प्लेस पे है 1 और c के प्लेस पे है -2x। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में वैल्यू रखा -b, b का वैल्यू 1 है, b स्क्वायर b का वैल्यू 1 है, 4 a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -2x डिवाइड बाई कितना 2a। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हो जाएगा ये। अब n क्या था जल्दी बताओ मेरे को, प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या था ना, इस फॉर्मूले में n प्राकृत संख्या ही रखना था। और n कोई भी प्राकृत संख्या रखो, जैसे मान लो मेरा मन किया सर n 25 रख देता हूं, रख दिया 25 इंटू 26/2 कितना आया 13 5 65, 13 दूनी 26 है 32, 325 क्या है त्रिभुजाकार है। यही तो करते हैं ना अपन। इस फॉर्मूले में n का वैल्यू जो भी रखो प्राकृत रखना है, और ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा वो क्या कहलाएगा त्रिभुजाकार। तो n का वैल्यू कितना रखा 25, 25 इंटू 26/2, 2 से काटा कितना आया 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 कितना 32, मतलब 325 क्या है त्रिभुजाकार। मैं बोला सर n का वैल्यू 30 रख दिया, चलो n का वैल्यू 30, 30 इंटू 31/2, 2 से काटा 15 बार, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और कितना 46, 465 क्या है त्रिभुजाकार। तो फिर ये तो समझ में आ रहा है कि n कैसा रखना है अपन को, नेचुरल नंबर। n अपन को कैसा रखना है, नेचुरल नंबर। तो n अपन को नेचुरल नंबर रखना है,
तो मेरे को ये बताओ n नेचुरल नंबर यहां पर तभी आएगा, n यहां पर नेचुरल नंबर तभी आएगा जब ये 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग, 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग। समझ आ रहा है, 1 प्लस 8x हो जाए पूर्ण वर्ग, तो 1 प्लस 8x, अरे पूर्ण वर्ग का मतलब समझ आ रहा है ना, 1 प्लस 8x हो जाए पूर्ण वर्ग, तो सर ये पूर्ण वर्ग हो जाए तभी तो n क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। जैसे यहां पे 4 हो जाए, अरे समझ आ रहा है, तो 1 प्लस 8x का वैल्यू कितना हो जाए 4, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, 1 प्लस 8x हो जाए 9, तो 9 का वर्गमूल कितना 3, 1 प्लस 8x हो जाए 16, तो 16 का वर्गमूल कितना 4। अगर 1 प्लस 8x हो गया 7, तो फिर तो n प्राकृत संख्या नहीं आएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा √7, और √7 हुआ मतलब कि n का वैल्यू प्राकृत संख्या नहीं आएगा। और अपन को पता था कि यहाँ पे n प्राकृत संख्या रखने पे ही x प्राप्त हुआ है, n प्राकृत संख्या रखने पे ही x प्राप्त हुआ है, तो n यहाँ पे प्राकृत संख्या तभी आएगा जब ये 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग, तो 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 प्लस 8x पूर्ण वर्ग हो जाए, 1 प्लस 8x पूर्ण वर्ग हो जाए। सर 1 प्लस 8x अगर पूर्ण वर्ग हो गया, समझ आ रहा है, 1 प्लस 8x अगर पूर्ण वर्ग हो गया तब ये n क्या आएगा, प्राकृत संख्या आएगा। समझ आ रहा है, ये कंडीशन समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में अपन शुरू में ही n को क्या लेके चल रहे थे, प्राकृत संख्या, तो n को अपन प्राकृत संख्या लेके चल रहे थे, तो n प्राकृत संख्या यहां पे तभी प्राप्त होगा सर जब 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ आता है ना यार, ये सब है पूर्ण वर्ग, अरे समझ आता है कि नहीं, ये सब, ये देखिए ये सब पूर्ण वर्ग है। 100 के आगे पूर्ण वर्ग कौन होगा, 121 के आगे, फिर 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 कितना 324, फिर कितना, फिर कितना 400 के बाद, 441 के बाद, 484 के बाद, 529 के बाद, 500, फिर 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 ये शुरू के 30 पूर्ण वर्ग रटे होने चाहिए आप लोगों को, ये तो मैं आपको रीजनिंग में पढ़ा ही रहा था। शुरू के 30 पूर्ण वर्ग, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग, ये सब तो पता होना चाहिए। पहला पूर्ण वर्ग, दूसरा पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, प्राकृत संख्याओं का वर्ग, उसी को क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग, प्राकृत संख्याओं का वर्ग को ही क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो शुरू के 10 पूर्ण वर्ग, उसके आगे के 10 पूर्ण वर्ग, ये देखिए उसके आगे के 10 पूर्ण वर्ग, ये देखिए ये सारी संख्या क्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। शुरू के 30 पूर्ण वर्ग है, तो मैं बोला n प्राकृत संख्या तभी मिलेगा जब 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग, क्योंकि पूर्ण वर्ग का वर्गमूल हमेशा प्राकृत संख्या आता है। अरे पूर्ण वर्ग का वर्गमूल क्या आएगा, प्राकृत संख्या आएगा कि नहीं आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा ना। वर्गमूल 25 कितना आता है, वर्गमूल 100 कितना आता है, वर्गमूल 144 कितना, वर्गमूल 625 कितना, वर्गमूल 900 कितना। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब सर n को प्राकृत होने के लिए इसको पूर्ण वर्ग होना कंपलसरी है। तो मैं यहां से कंडीशन क्या लिख दिया, 1 प्लस 8x क्या हो जाए पूर्ण वर्ग, तो n क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या। इसका मतलब अब अपने पास एक बहुत सिंपल तरीका मिल गया है कि सर अपन को कोई डेटा दिया ना कि वो त्रिभुजाकार है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे 1 प्लस 8x को रट लेते हैं। सर जो डेटा देगा उसको क्या बोलेंगे x, उसको यहां रखेंगे, और अगर ये पूर्ण वर्ग बन गया इसका मतलब वो डेटा क्या होगा त्रिभुजाकार होगा। समझ पा रहे हैं, जैसे x का वैल्यू सर 1 रखते हैं, चलिए 1 त्रिभुजाकार है क्या, तो x का वैल्यू 1 रखिए। 1 त्रिभुजाकार है क्या, तो x का वैल्यू कितना रखिए 1, तो x का वैल्यू 1 रखिए, तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। 9 पूर्ण वर्ग है क्या, इसका मतलब एक क्या है त्रिभुजाकार। वापस से बोल रहा हूं, क्या क्या बोला मैं, देखो वापस से बोल रहा हूं, क्या रिजल्ट निकला अपना 1 प्लस 8x, 1 प्लस 8x। इस पूरे फॉर्मेट को हमेशा क्या होना होगा पूर्ण वर्ग, इस पूरे फॉर्मेट को हमेशा क्या होना होगा पूर्ण वर्ग। अगर ये फॉर्मेट पूर्ण वर्ग है, समझ आ रहा, अगर ये फॉर्मेट पूर्ण वर्ग है तब n का वैल्यू क्या आएगा प्राकृत संख्या, और x को अपन क्या बोलेंगे त्रिभुजाकार संख्या, क्योंकि अपन x को क्या बोल रहे थे, इस फॉर्मूला से जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो क्या है x, और इस फॉर्मूले में n का वैल्यू प्राकृत रखेंगे तब क्या प्राप्त हो रहा है x। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो क्या है x, मतलब x को क्या बोल रहा हूं मैं त्रिभुजाकार।
लेकिन इस फॉर्मूले में n का वैल्यू प्राकृत रखने पर ही x प्राप्त हुआ होगा। तो ये n का वैल्यू प्राकृत तभी आएगा यहां पे जब 1 प्लस 8x क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग। तो 1 प्लस 8x पूर्ण वर्ग बनेगा सर, तब n प्राकृत आएगा। तो अपन के पास में ऑप्शन क्या मिल गया कि सर अब मान लो आप मेरे से पूछे कि बताओ एक त्रिभुजाकार है कि नहीं, एक त्रिभुजाकार है या नहीं, तो मैं क्या बोला, चलो x का वैल्यू कितना ले लिया, एक रखा इसमें, 1 प्लस 8 इंटू 1 कितना आया, 9। 9 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 9 पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब एक क्या है, त्रिभुजाकार है। आप बोले 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं, 55 त्रिभुजाकार है या नहीं, तो 55 त्रिभुजाकार है या नहीं, तो अपन x का वैल्यू कितना बोले, 55, इसमें रखते हैं 1 प्लस 8 इंटू 55 कितना आएगा, 8 पंचे 40, 441, 441 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 441 पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब 55 क्या होगा, त्रिभुजाकार। ऐसे करना है काम, समझ पा रहे हैं, बन पाएगा। जैसे आप बोले 60 त्रिभुजाकार है कि नहीं, जैसे मान लो आप बोले 60 त्रिभुजाकार है या नहीं, तो 60 त्रिभुजाकार है या नहीं, तो अपन इस फॉर्मूले में x का वैल्यू कितना रखेंगे, 60। चलो रखो x का वैल्यू कितना, 60, कितना आ जाएगा, 6 8 48, 480 और एक कितना, 481। 481 पूर्ण वर्ग है क्या, 400 के बाद 441 आता है सर, फिर 484 आता है, 30 ठो पूर्ण वर्ग याद रखो। तो 481 पूर्ण वर्ग है क्या, 481 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब 60 त्रिभुजाकार नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला कभी मेरे को 60 देगा ही नहीं। अरे समझ आ रहा है कैसे लिंक हो रहा है, ये फॉर्मूला मुझे दे रहा है x, समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला मुझे दे रहा है x, और ये फॉर्मूला x मुझे दे रहा है जब n में क्या रखा हूं, प्राकृत संख्या। तो ये फॉर्मूला मुझे x दे रहा है, तो मैं बोला कि बताओ ये फॉर्मूला मुझे, बताओ ये फॉर्मूला मुझे एक देगा कि नहीं, बताओ ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा कि नहीं, बताओ ये फॉर्मूला मुझे 60 देगा कि नहीं। तो आप बोले सर कि ये फॉर्मूला आपको एक देगा कि नहीं, उसके लिए यहां पर सोचो ना, ये फॉर्मूला अगर आपको एक दे रहा है मतलब x कितना है, एक, मतलब ये कितना है, 9, मतलब ये n क्या आएगा, प्राकृत, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको एक दे देगा। समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला आपको 6 देगा कि नहीं, तो सर ये फॉर्मूला अगर मुझे 6 दे रहा है तो यहां पे कितना आएगा, 8 छंग 48 और एक कितना, 49, 49 का वर्गमूल 7 होता है, मतलब ये प्राकृत संख्या आएगा, मतलब ये फॉर्मूला मुझे 6 देगा। ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा कि नहीं, तो सर आप बोले अगर ये फॉर्मूला आपको 55 देता है तो x का वैल्यू कितना है, 55, तो 55 अठे कितना, 440, 440 और एक कितना, 441, 441 का वर्गमूल 21 होता है, मतलब n क्या आएगा, प्राकृत, मतलब ये फॉर्मूला आपको 55 देगा। मैं बोला ये फॉर्मूला आपको 60 देगा कि नहीं, तो आप बोले सर 60 देगा कि नहीं, तो अगर ये 60 देता है तो यहां पे क्या आएगा, 60 अठे कितना, 480, 480 और एक कितना, 481, 481 का वर्गमूल तो पॉइंट में आएगा, मतलब ये n पॉइंट में आएगा, मतलब ये n पॉइंट में तो यहां हो ही नहीं सकता, मतलब ये फॉर्मूला आपको 60 दे ही नहीं सकता। समझ आ रहा है, ऐसे चेक करना है त्रिभुजाकार संख्या को। तो आप ये रिजल्ट लिखे हैं 8x प्लस 1 या 1 प्लस 8x, ये रिजल्ट जो आप लिखे हैं, आप कोई भी डेटा दिया उसको मान लेना x और यहां रखना, अगर ये फॉर्मेट पूर्ण वर्ग प्राप्त कर दिया तो वो जो डेटा दिया है वो त्रिभुजाकार है। अगर 55 को चेक करना है तो x का वैल्यू 55 रखे, 55 को यहां रख दिए, अगर ये डेटा पूर्ण वर्ग का रिजल्ट दिया तो फिर 55 त्रिभुजाकार है। 60 को रखे लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं दिया तो 60 त्रिभुजाकार नहीं है। लिंक कैसे हो रहा है, समझ आ रहा है, कहां से रिजल्ट आया है ये। बन जाएगा, लिख लीजिए पूरा ये सब, इसको लिखेंगे तो इसको लिख लीजिए। ये देखिए ये बहुत काम की चीज है, लोग बता दे रहे हैं बस सीधे से रिजल्ट ये, लेकिन रिजल्ट का पूरा कहानी समझा रहा था आपको मैं। समझ आया पूरा कहानी, शुरू का 30 तो पूर्ण वर्ग याद रखिए भाई, शुरू का 30 याद रखिए ताकि आपको ओरली कैलकुलेशन करते बने। पूर्ण वर्ग फिर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो पूर्ण वर्ग है, नहीं निकल रहा है तो नहीं है, वो सबसे बचना है।
तो कम से कम शुरुआत का 30 तो पूर्ण वर्ग याद रखिए आप। 529 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 784 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? किसका वर्ग होता है 784? 28 का। 729 27 का वर्ग, 784 28 का, 29 का वर्ग कितना होता है? 47। ठीक। रेड पेन का लिखा हुआ दिख नहीं रहा है क्या यार? वैसे भी ये याद वाली चीज लिखा हो, नहीं भी दिख रही है तो आप खुद से लिख लीजिए। ये तो वैसे भी आप लोगों को याद होगी, तो याद वाली चीज ही तो लिखा होगा, नहीं दिखना चाहिए, बल्कि ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये नहीं दिख रहा तो और अच्छी बात है ये वाला तो, बाकी तो दिख ही रहा होगा इसमें जो काम का है। पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखा हो 30 ठो, जो कि पहले भी लिखवा चुका हूं। शुरू की 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ये, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अगली 10 121, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, ये 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, 25 का वर्ग, 26 का वर्ग, 27 का वर्ग, 28 का वर्ग, 29 का वर्ग और 30 का वर्ग। समझ आ रहा है? एन नेचुरल तभी मिलेगा जब ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग। तो भाई ये पूर्ण वर्ग अगर बन जाता है, एक्स ऐसा रखो जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बना मतलब एन नेचुरल नंबर बना। एन नेचुरल नंबर बने का मतलब जो डेटा ये देगा वो क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। ऐसे लिंक हुआ है पूरा। तो दो तरीके आपके पास बन गए हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। दो तरीके हैं त्रिभुजाकार संख्या को पहचानने के। लिखे पूरा, पढ़ूं आगे? इस स्लाइड में देख लीजिए, तो लिखना है लिख सकते हैं। तो दो तरीके मिल गए अपने पास त्रिभुजाकार संख्या पहचानने के। 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं, तो आपके पास दो चॉइस हो गया, दोनों चॉइस लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, दोनों को नोट कर लीजिएगा। 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं, 55 के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हूं, 55 त्रिभुजाकार है कि नहीं। तो पहला चॉइस क्या है आपके पास, सर सीधे ऐसे करूंगा, सर अगर ये फॉर्मूला मुझे 55 दे दिया, सर अगर ये फॉर्मूला मुझे 55 दे दिया, मतलब 55 क्या है, त्रिभुजाकार है। अगर दे दिया तो सर ये फॉर्मूला मुझे 55 देगा, उसके लिए ऊपर वाले को कितना होना पड़ेगा, 110। तो अब सोचिए, क्या दो क्रम से संख्याओं को गुणा करने पर 110 आता है क्या? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मुझे 55 तभी देगा जब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 110। तो ऊपर वाला 110 होने के लिए दो ठो क्रम से प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर 110 आना चाहिए। तो क्या आता है, बिल्कुल 10 और 11, दो ठो क्रम से प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है, 110। मतलब ये फॉर्मूला मुझे दे देगा 55, इसका मतलब 55 क्या है, त्रिभुजाकार। दूसरा तरीका, सर 1 + 8x को यूज करते हैं, x का वैल्यू अपन 55 रख देते हैं। तो x का वैल्यू 55 रखेंगे तो जो डेटा प्राप्त हुआ वो पूर्ण वर्ग है क्या? जो डेटा प्राप्त हुआ अगर ये पूर्ण वर्ग है, जो डेटा प्राप्त हुआ अगर ये पूर्ण वर्ग है, तो 55 क्या होगा, त्रिभुजाकार। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, फिर अपन कापरेकर में आते हैं। निम्न में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, निम्न में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, निम्न में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। ये कल का ही क्वेश्चन है जो छूट गया था। 15 55 210, 15 55 210, 325 और 459। ये आपकी संख्याएं दी गई हैं। ऑप्शन ए है केवल जे, के, एल तथा एम, सभी जे, के, एल, एम तथा एन, केवल जे, के तथा एल, इनमें से कोई नहीं। सर जो वर्ग दो एसएसटी वाले देख रहे होंगे उनके काम का नहीं है भाई ये सब। वर्ग दो एसएसटी वाले थोड़ा सा, ये शुरुआत का आधा एक घंटा आपके लिए कोई काम का नहीं है,
इसके बाद चालू करूंगा तुरंत। कापरेकर संख्या के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा मैं, जल्दी से बना लीजिए इसको। जेके LM सीधे 8x+1 या 1+8x लगा दो, ज्यादा आसान रहेगा। पूर्ण वर्ग बड़े नंबर्स को कैसे चेक किया जाए, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? बड़े नंबर्स को पूर्ण वर्ग कैसे चेक किया जाए? ठीक है आपका भी, जैसे आपने क्या किया, जैसे मैं बोला कि 21546 ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये लिखा हूं। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? बड़े नंबर्स को पूर्ण वर्ग चेक करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है, बड़े नंबर्स को पूर्ण वर्ग चेक करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो वहां पे फिर आप भाग दे करके, भाग विधि से देखेंगे, वर्गमूल अगर प्राकृत संख्या आ रहा है तो पूर्ण वर्ग है, नहीं आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी एक बात ये भी ध्यान रखिए, एक बात ये भी ध्यान रखिए, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ आ रहा है? पूर्ण वर्ग का मतलब कि जैसे मैं बात करूं कि 4 पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 × 2 हुआ होगा ना, थोड़ा ध्यान से समझना तो काम आ जाएगा ये भी। अच्छा एक प्रश्न तो अभी आया भी था इसका मंडी सब इंस्पेक्टर में, थोड़ा देखो तो एक बार यहाँ पे, एक बार छोड़ो उसको, अभी ध्यान दो यहाँ पे एक बार, एक रिजल्ट लिखवा रहा हूं मैं, उस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब क्या समझ में आता है? 1 × 1 1 क्या है? पूर्ण वर्ग। 2 × 2 4 क्या है? पूर्ण वर्ग। 3 × 3 9 क्या है? पूर्ण वर्ग। 4 × 4 16 क्या है? पूर्ण वर्ग। 5 × 5 25 क्या है? पूर्ण वर्ग। 6 × 6 36 क्या है? पूर्ण वर्ग। 7 × 7 49 क्या है? पूर्ण वर्ग। 8 × 8 64 क्या है? पूर्ण वर्ग। 9 × 9 81 क्या है? पूर्ण वर्ग। 10 × 10 100 क्या है? पूर्ण वर्ग। अब 11 × 11 भी अगर करता हूं मैं तो कितना आएगा? 121। 12 × 12 भी अगर करता हूं तो कितना आएगा? 144। 13 × 13 कितना? 169। 14 × 14 कितना? 15 × 15 कितना? 16 × 16 कितना? 17 × 17 कितना? 18 × 18 कितना? 19 × 19 कितना? 20 × 20 कितना? अब एक बात समझो, इकाई के अंक में तो यही सब आ सकता है ना, इकाई के अंक में तो यही सब आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ और आ ही नहीं सकता। इकाई के अंक में तो यही सब आ सकता है ना पूर्ण वर्ग के, मतलब पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है? 1 और 4 और 5 और 6 और 9 और पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक में यही आ सकता है, पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक में यही आ सकता है। कौन नहीं आ सकता ध्यान रखिएगा, कौन नहीं आ सकता? 2 3, अगर इकाई का अंक इनमें से कुछ है तो निश्चित तौर पर वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई का अंक अगर इनमें से कुछ है तो वो निश्चित तौर पर पूर्ण वर्ग नहीं है, ये याद रखिए। 2 3 7 8 अगर है इकाई के अंक में किसी भी संख्या के, ये याद रखिए, 2 3 7 8 किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 3 7 8 अगर हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में इनमें से कुछ है तो वो पूर्ण वर्ग निश्चित तौर पर नहीं होगा, निश्चित तौर पर नहीं होगा।
क्योंकि इकाई में दो बन ही नहीं सकता पूर्ण वर्ग के। पूर्ण वर्ग का मतलब दो समान संख्याओं को गुणा करना। अब समान संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1 into 1 आएगा इकाई में, या 2 into 2 आएगा, या 3 into 3 आएगा, या 4 into 4, या 5 into 5, या 6 into 6, या 7 into 7, या 8 into 8, या 9 into 9, या 0 into 0 आएगा। मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 2 3 7 8 इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। अगर इकाई में 2 3 7 8 है तो डायरेक्ट बोलो कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ आ रहा है? 2 3 7 8 अगर है किसी भी संख्या की इकाई में तो निश्चित तौर पर वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि सर 4 है तो पूर्ण वर्ग होगा ही क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि 4 है तो होगा ही सर, ऐसा नहीं भाई, थोड़ा समझना बात को, कि 4 है तो होगा ही, ऐसा नहीं है भाई, कि 4 है तो होगा ही सर, ऐसा नहीं है कि 4 है तो होगा ही। समझ आ रहा है? 4 तो भाई 14 के भी इकाई में है, क्या पूर्ण वर्ग है क्या ये? नहीं है। 4 तो 24 के भी इकाई में है, क्या पूर्ण वर्ग है क्या ये? नहीं है। ये अगर है ना तो गारंटीड पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये है तो गारंटीड पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इनमें से कुछ है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी, वो चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि इनमें से कुछ दिखा तो मारिच दिया आप उसको पूर्ण वर्ग। ये थोड़ा बताना जरूरी है भाई। लगा था आप लोगों को ये तो बहुत आसान हो गया है आप लोगों को लगा था ये तो अरे यार थोड़ा आसान हो गया, ये तो पूर्ण वर्ग देखना। तो ये है तो पूर्ण वर्ग होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन ये है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये कंपलसरी। मतलब कोई पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, मान लो मैं पहले से बोल दिया कि ये क्या है पूर्ण वर्ग, तो गारंटीड उसकी इकाई में 2 3 7 8 नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब 1924 ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी, मेरे को देखना पड़ेगा सर ये। लेकिन मैं बोला कि 1927 ये तो निश्चित तौर पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैं बोला 1932 निश्चित तौर पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैं बोला 1938 निश्चित तौर पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैं बोला 1933 निश्चित तौर पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 2 3 7 8 अगर इकाई में है तो गारंटीड पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और इनमें से कुछ है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके इकाई में बस यही डेटा रहता है, ये डेटा कभी नहीं रहता है। 2 3 7 8 रट लीजिएगा इसको, थोड़ा तो हेल्प मिल जाएगा यार। 2 3 7 8 दिखा तो मार देना, गलत है वो तो। समझ आ रहा है? इनमें से कुछ है तो थोड़ा मेहनत लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। बन जाएगा? नोट कर लिए इसको, फिर इसमें आ जाओ अब। चलो 15 वही अपन यूज करते हैं क्या, 8x+1 या 1+8x जो लिखना है आपको। चलो पहला ओरली करो जब तक हो रहा है। 15 8 120 और 1 121, x 15 रखेंगे तो कितना आएगा ये 121। 121 पूर्ण वर्ग है ना, इसका मतलब कि 15 जो है ये क्या है त्रिभुजाकार संख्या। 55 रखिए, 55 रखिए x का वैल्यू, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44 कितना आ रहा है 441 पूर्ण वर्ग है ना। इसका मतलब 55 क्या है त्रिभुजाकार संख्या है। x का वैल्यू कितना रखिए 210, x का वैल्यू कितना रखिए 210, कितना आ जाएगा यार, कितना आएगा ये 1680, और ये कितना 1681। ये पूर्ण वर्ग है क्या है? कैसे चेक करें? देखो सर इकाई में 1 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 3 7 8 होता तो निश्चित तौर पर नहीं होता, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लमसम चेक करना, भाग विधि लगाने मत बैठो। लमसम क्या चेक करो, 40 का वर्ग कितना होता है 1600 होता है। 40 का वर्ग 1600, 41 का वर्ग ही मिलना चाहिए। ये 41 का वर्ग नहीं मिला तो इसी काट देंगे अपन। फिर 41 का वर्ग देखते हैं कितना होता है। 41 का वर्ग देख लो कितना होता है, ये देखो कितना हो रहा है 1681 हो रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब 210 भी क्या है त्रिभुजाकार संख्या। समझ आ रहा है? 325 रखिए तो x का वैल्यू कितना 325, तो 8 गुणा 325 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 2601। 2601 पूर्ण वर्ग है क्या, है पूर्ण वर्ग? लमसम चेक करिएगा, लमसम चेक करिएगा। 51 का 50 55 कितना होता है 2500, 50 इंटू 50 2500 होता है। तो भाई 2601 मतलब 51 के आसपास बैठना चाहिए, नहीं बैठा तो हटा ही देंगे सीधे। 51 के आसपास बैठेगा, ये देखिए 51 के आसपास बैठेगा। तो बैठ रहा है क्या, देख लो, तो बिल्कुल बैठ रहा है। 2601 51 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब सर 325 भी क्या है त्रिभुजाकार। 459 रखिए, 8 गुणा 459 प्लस 1, 8 नवा कितना 8 नवा 72 ना, 72 मतलब 2, 2 और 1 3, मतलब इकाई का अंक क्या बनेगा 3, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, हटा दीजिए इसको, ये फायदा मिल जाएगा। समझ आ रहा है? जो भी आएगा टोटल कितना है इसका
3600 इकाई का अंक 3 है मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये फायदा मिल जाएगा। 2 3 7 8 इकाई में है मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ आएगा? 2 3 7 8 है मतलब वो इकाई में 2 3 7 8 है मतलब वो पूर्ण वर्ग निश्चित तौर पर नहीं होगा। ये फायदा मिल जाएगा, जैसे यहां पे फायदा मिल गया। तो इकाई में 2 3 7 8 है मतलब वो पूर्ण वर्ग तो निश्चित तौर पर नहीं होगा, ये तो तय है। बन जाएगा? समझ आया? त्रिभुजाकार संख्या पूरा बन जाएगा। अब इसमें कथन कारण के प्रश्न या कूट वाले प्रश्न बना सकता है यार, इतना समझ गए हो तो। त्रिभुजाकार संख्या मतलब क्रमागत प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर मिलती है। ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 में 2 जोड़े, फिर 1 2 में 3 जोड़े, फिर 1 2 3 में 4 जोड़े, मतलब अगली प्राकृत संख्या को शामिल करते जाइए, जोड़ते जाइए, क्या बनते जाएगा? त्रिभुजाकार संख्या बनते जाएगा। और समबाहु त्रिभुज से संबंध कुछ कुछ होता है इसका, इतना जानकारी बहुत है यार। समझ आ रहा है? चलो कापरेकर संख्या थोड़ा सा लिखो यार। एसएसटी वाले जो है वर्ग 2 वाले 10 मिनट और वेट कर लेना भाई। जो ऑनलाइन जुड़े होंगे थोड़ा गाली मत बकना, 10 मिनट और देख लो। रीजनिंग बोल के मैथ्स पढ़ा दे रहे हो पूरा। 10 मिनट और देख लो। कोई है क्या एसएसटी वाला इसमें बैठा है क्या? कोई नहीं है? सोची क्या थे क्या कि नहीं? अच्छा, जीएस का आप ब्रेकर को देखो क्या होता है ये। कापरेकर थोड़ा सा देखो, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो कापरेकर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। समझ आ रहा? संख्याओं में खेलना, संख्याओं में ऐसा जादुई अंक निकालना, ऐसा बहुत कुछ था उनके बारे में। उतना सब पढ़ करके मतलब नहीं है। कापरेकर स्थिरांक करके दिए थे वो। उसमें ऐसा एक लॉजिक था कि उसके डिसेंडिंग ऑर्डर को, असेंडिंग ऑर्डर को 4 अंकों की संख्याओं में लिख लिख के जोड़ते जाओ, करते जाओ, तो यही डेटा प्राप्त होगा। मतलब संख्याओं में खेल बहुत खेले हैं वो, तो कुछ कुछ रिजल्ट संख्याओं में खेल खेल करके कुछ कुछ रिजल्ट निकाले हैं। जैसे ये रिजल्ट निकाले हैं, मतलब इस संख्या का वैसा कोई सेंस नहीं है, इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है, बस अब वो ऐसा आ रहा है तो नाम दे दिए अपने नाम पे वो। बाकी संख्या का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है। कापरेकर संख्या का मतलब क्या है? देखो, कापरेकर संख्या का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का वर्ग करो, वर्ग करने के बाद 2 ऐसे भाग में उसको तोड़ो। बराबर बराबर तोड़ना कंपलसरी नहीं है इसमें। कापरेकर संख्या बोलता है कि किसी संख्या का वर्ग करो, वर्ग करने के बाद उसको 2 ऐसे भाग में बांट दो ताकि उन दोनों भागों को जोड़ने पर आपका मूल संख्या प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा है? कुछ कुछ रूल होता है कि भाग में कैसे बांटना है सर, लेकिन मोटा मोटा कापरेकर संख्या क्या बोलता है कि कोई संख्या अगर है तो इस संख्या का क्या करो? वर्ग। इस संख्या का वर्ग करो पहले। कोई संख्या है तो इस संख्या का वर्ग करो। वर्ग करने के बाद जो डेटा मिला, वर्ग करने के बाद जो डेटा मिला, जैसे ये संख्या तो मूल संख्या, इसका क्या किए? वर्ग। वर्ग करने के बाद जो डेटा मिला, इसको ऐसा 2 भाग में बांटो कि उन दोनों को जोड़ने पर आपका मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यह संख्या क्या कहलाएगी? कापरेकर। जैसे समझना बात को, जैसे बात को समझना। जैसे 9 कोई संख्या है, 9 का वर्ग करिए। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। अब इस वर्ग को अपने हिसाब से 2 ऐसे पार्ट में बांटिए, 2 ऐसे भाग में बांटिए। समझ आ रहा है? तो मैं भाग में बांट दिया, 8 को अलग और 1 को अलग। इन दोनों को जोड़ने पर मूल संख्या मिल रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब 9 क्या हो जाएगा? कापरेकर। समझ आ रहा है? ये आसान है चेक करना इसको। आप संख्या का वर्ग करिए, वर्ग करने के बाद जो डेटा प्राप्त होगा उसको 2 ऐसे भाग में बांटिए, 2 ऐसे भाग में बांटिए ताकि उन दोनों भागों को जोड़ने पर आपका मूल संख्या प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दी गई संख्या कापरेकर संख्या कहलाएगी। बता रहा हूं मैं जोड़े कैसे बनाना है। परिभाषा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, वह धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्ग को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सके कि वह धनात्मक पूर्णांक, लिख लो, लिखना है तो परिभाषा। वह धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्ग को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सके कि, पॉजिटिव इंटीजर, वह धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्ग को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सके कि
जिसके वर्ग को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सके कि दोनों भागों का योग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। दोनों भागों का योग करने पर, दोनों भागों का योग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। दोनों भागों का योग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। दोनों भागों का योग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बोला 9, 9 का वर्ग कितना? 81। अब 81 को दो ऐसे भागों में बांटिए, 81 को दो ऐसे भागों में बांटिए, 81 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि उन दोनों भागों का योग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। हो रहा है, इसका मतलब 9 क्या है? काप्रेकर है। समझ पा रहे हैं क्या क्या बोला? तो काप्रेकर संख्या सिंपल सा है, किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब जानते हैं आप, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब यही संख्याएं होंगी। आपने पढ़ा है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। समझ आ रहा है? तो बोल क्या रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करो, वर्ग करने के बाद जो आया उसको दो भागों में इस प्रकार बांटो कि उन दोनों भागों का योग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अगर हो रहा है, इसका मतलब कि 9 क्या है? काप्रेकर। तो काप्रेकर कौन कहलाएगा? 9। 9 क्या कहलाएगा? काप्रेकर। गणितज्ञ का नाम है काप्रेकर। 9 क्या कहलाएगा? काप्रेकर संख्या। अब थोड़ा बांटने का नियम समझो, दो भागों में बांटने का नियम समझना। तो दो भागों में बांटने का थोड़ा नियम समझना। देखो देखो, एक्चुअल में ऐसा बोला गया था कि दो भागों में जब आप बांटेंगे, दो भागों में जब आप बांटेंगे, तो दायां भाग मतलब राइट वाला पार्ट, और इधर पे बायां भाग, बायां भाग। दाएं भाग में कितने अंक होने चाहिए? तो दाएं भाग में कितने अंक होने चाहिए? तो जनरल ऐसा उन्होंने नियम बताया था कि दाएं भाग में कितने अंक होने चाहिए? तो मूल संख्या में जितने अंक हैं उतने ही, मूल संख्या में जितने अंक हैं उतने, मूल संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक होने चाहिए दाएं भाग में। मूल संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक होने चाहिए किधर पे? दाएं भाग में। जैसे मूल संख्या में कितना अंक है? यहाँ पे 1, तो दाएं भाग में कितना अंक होना चाहिए? 1 ही अंक होना चाहिए। तो वर्ग करके बांटना कैसे है? तो उन्होंने बताया कि दाएं भाग में कितने अंक हों, तो मूल संख्या में जितने अंक हैं उतने ही, और बाएं भाग में बचे हुए अंक, बाएं भाग में बचे हुए अंक, या फिर आप बोल सकते हैं मूल संख्या से सामान्यतः एक अंक कम। ऐसा सामान्यतः, ऐसा हमेशा नहीं होगा। मूल संख्या से कभी कभी एक अंक कम भी दिखेगा। मूल संख्या से सामान्यतः एक अंक कम भी दिखता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है भाई। मूल संख्या से सामान्यतः एक अंक कम, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, सामान्यतः बोल रहा हूं। या फिर आप सीधे बोलो बचे हुए अंक। समझ आ रहा है? बचे हुए अंक बोल दो आप। तो दाएं भाग में, राइट साइड में कितने अंक होंगे? तो मूल संख्या में जितने अंक है उतने ही अंक राइट साइड में होने चाहिए, ये कंपलसरी लिखा हुआ था। दाएं साइड में कितने अंक? तो मूल संख्या में जितने अंक है, मूल संख्या मतलब जिस संख्या की बात अपन किए हैं। जैसे मूल संख्या में 1 अंक है तो दाएं साइड में देखिए कितने अंक होंगे? 1, और बचा हुआ अंक रहेगा बाएं साइड में। बचा हुआ अंक, बचा हुआ अंक जनरली मूल संख्या के अंक से 1 अंक कम रहता है, जनरली, हमेशा नहीं। जैसे यहां पर देखिए ना, मूल संख्या में कितने अंक हैं? 1, तो राइट साइड में 1 अंक आएगा, और लेफ्ट साइड में भी कितना आया? 1 ही आया। तो सीधे राइट साइड में कंपलसरी है कि मूल संख्या में जितने अंक हैं राइट साइड में उतने ही अंक रहें, और लेफ्ट साइड में बचे हुए अंक। कैसा बोलो? सीधे लेफ्ट साइड में बचे हुए अंक। समझ आ रहा है? तो मूल संख्या 9 है, 1 ही अंक है, तो 9 का वर्ग 81, 81 को 2 पार्ट में बांटा, राइट साइड में उतना ही अंक रखो जितना कि मूल संख्या में अंक है। मूल संख्या में 1 अंक है तो राइट साइड में 1 ही अंक रखो, बचा हुआ अंक लेफ्ट साइड में। अब दोनों भागों को जोड़ो, जोड़ने पर आ रहा है 9, इसका मतलब 9 क्या हो जाएगा? काप्रेकर। समझ पा रहे हैं क्या क्या करना है? जैसे एग्जाम्पल 1 2 और लिखो तो देखो क्या क्या एग्जाम्पल था इसमें। 99 भी करके देख लो, चलो 99 का करके देखते हैं। 99 का वर्ग कितना आता है यार? 9801। 99 का वर्ग कितना आता है? 9801 आया ऐसा? 9801 आता है। मूल संख्या में कितने अंक हैं? 2, तो फिर ऐसा बांटो कि राइट साइड कितने अंक हो? 2,
98 और 01 जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। मूल संख्या प्राप्त हो गया, मतलब 99 भी क्या है, कापरेकर है। 99 भी कापरेकर संख्या है। बन जाएगा। 297 को करके देखिए, चलिए 297 निकालो तो 297 का वर्ग कितना आता है यार, एक बार 297 का वर्ग निकालो कितना आता है जल्दी से। सभी करिए, ऐसा नहीं कि दूसरा कर रहा है तो अपन बैठ जाते हैं। जो झाड़ू लोग तो होंगे ही, अपन कहे के लिए जूझ है इसमें। 297 का वर्ग करिए, बताइए कितना आ रहा है। एट एट 209 ऐसा आ रहा है। चलो कितने अंक है मूल संख्या में, तो फिर इधर से 3 गिन के बांट दो ऐसा। मूल संख्या में कितने अंक है, 3 ना, तो राइट साइड में कितना रखेंगे, 3। लेफ्ट साइड में जो बचे हैं वो रहेंगे। चलो अब जोड़ो तो 88 और 209 को जोड़ो, कितना आता है, आ रहा है क्या, 297 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब कि 297 भी क्या है, कापरेकर। 297 भी कापरेकर संख्या है। बनेगा यार। कैसे बांटना है समझ आ रहा है ना। 2 भागों में ऐसा बांटना है। अब कैसा बांटना है तो मैंने बताया कि राइट साइड में आप उतने अंक रखिए। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आप उतने अंक रखिए जितने की मूल संख्या में है आपके। तो मूल संख्या में 3 अंक है, तो राइट साइड में कितने अंक रखिए, 3 अंक रखिए। और लेफ्ट साइड में जो बचे अंक है उनको रखिए। दोनों भागों को जोड़कर देखिए, दोनों भागों को जोड़ने पर मूल संख्या प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका मतलब 297 क्या है, कापरेकर है। बन जाएगा ना। नहीं आएगा। इकाई में जीरो वाला संख्या कहीं कापरेकर नहीं होता है। इकाई में जीरो वाले संख्या को कभी कापरेकर नहीं बोलते हैं। इकाई में जीरो है मतलब कापरेकर नहीं होता है वो। राइट साइड में एक नियम ये भी बोलता है कि राइट साइड में जीरो बस ना रहे, एक तो हो जाएगा कापरेकर। नियम ये भी बोलता है कि राइट साइड में जीरो कभी ना रहे, केवल जीरो ना बचे। राइट साइड में केवल जीरो कभी ना बचे। नियम ये भी बोलता है कि राइट साइड में जीरो, केवल जीरो को मत रखो, केवल जीरो मत रखो। ऐसा सेपरेशन नहीं करना है कि राइट साइड में केवल और केवल जीरो रहे। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि फिर 10 कापरेकर नहीं होगा, 20 कापरेकर नहीं होगा, ये सब संख्याएं कापरेकर नहीं होंगी। एक कापरेकर होगा, बिल्कुल होगा। देखो एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। अब इसको बांट दीजिए 2 पार्ट में। चलिए इसको ऐसा लिख लीजिए ना, 01, ऐसा 01 लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं ना। अब मूल संख्या में कितने अंक हैं, 1, तो ऐसा बांटिए कि राइट साइड में एक ही अंक रहे। तो 0 और 1 को जोड़िए, कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब एक क्या हो जाएगा, कापरेकर। एक कापरेकर संख्या हो जाएगा। बन जाएगा। एक बताया ना कापरेकर कैसे होगा, बन जाएगा ये। पैंतालीस का वर्ग देखो कितना आता है, 45, 45 कितना आता है, 45 का वर्ग आता है कितना, 2025, यही आता है क्या। चलो इसको 2 पार्ट में बांटो। कैसे बांटेंगे, मूल संख्या में कितने अंक हैं, 2, तो ऐसा बांटना कि राइट साइड कितने अंक रहे, 2। तो 25 बैठा इधर, 20 बैठा इधर, तो 20 और 25 का टोटल कितना, 45। इसका मतलब 45 भी क्या हो जाएगा, कापरेकर। बांटते समय राइट साइड में उतने ही अंक रखना जितने की मूल संख्या में अंक हैं। बन जाएगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को। इतना ही करते हैं, बाकी रीजनिंग चालू करते हैं। थोड़ा मोड़ा और जानकारी में कथन कारण का या कूट वाला प्रश्न कुछ बना के देखता हूं, कुछ बनेगा तो मैं आपको बताता हूं उसको। फिर कापरेकर स्थिरांक लिख लीजिएगा 617, फिर इसका कहानी बताऊंगा, वो जादू जो बताए थे कापरेकर जो है।
काप्रेकर कांस्टेंट, काप्रेकर स्थिरांक 6174 ये नंबर होता है काप्रेकर स्थिरांक। इसका क्या कहानी है बताऊंगा मैं। ये बहुत खास नंबर है, जादुई नंबर बोलते हैं इसको। क्या जादू है इसके पीछे, वो जादू आज मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि रीजनिंग हो ही नहीं पाएगा फिर। क्या कल तक का इंतजार करिए जादू के लिए। कल तो राखी है क्या, कल है कि परसों है? कल आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आ रहे हो क्या? तो राखी तो परसों है ना यार, परसों छुट्टी मारिए, कल का है का छुट्टी? राखी में एक दिन का छुट्टी मिलेगा यार, शनिवार को भी क्लास होगा। राखियों की बंधवा और आ जाओ। अरे पैसा दे लगे, नौकरी भी तो रहे पहले, अगले साल ही बनवा लेंगे, पैसा वैसा भी देने लायक नौकरी रहे अपने पास में। अभी खाली हाथ जाएंगे, सुन के आएंगे। अगले साल नौकरी के साथ वाली राखी होनी चाहिए आपकी, ये मन में बना लो। ये अगले साल राखी बांधो आप तो नौकरी के साथ, और बंधवाओ तो भी नौकरी के साथ। ये अगले साल का एक उद्देश्य बना के चलो अभी से, अगले साल का राखी जो सरकारी नौकरी के साथ रहे। आप जो भी सरकारी नौकरी आप चाह रहे हैं वो सरकारी नौकरी के साथ ही राखी बांधें और बंधवाएं, ऐसे बेरोजगारी में ना बांधे और ना बंधवाएं। बेरोजगारी में ना राखी बांधें अगले साल, ना बंधवाएं राखी। ये उद्देश्य बना के चलिए कि अगले साल मेरे को राखी आएगा फिर से अगस्त में, अगस्त सितंबर में जो भी आएगा, तो अगले साल का जो राखी है वो मैं सरकारी नौकरी के साथ ही बनवाऊंगा। समझ आ रहा है? ज्यादा छुट्टी मत मारिएगा, फेस्टिवल अपने जगह है, लेकिन फेस्टिवल अभी तो आएंगे ही, अभी तो और भी आएगा। क्या गणेश चतुर्थी भी आएगा अक्टूबर, एग्जाम से पहले, और क्या क्या आएंगे अभी? गणेश चतुर्थी, नवरात्रि भी है क्या? नवरात्रि पहले की बात में है, पहले है वर्ग वालों का तो है, फिर तो दिक्कत नहीं है। तो अगले साल तीजा नहीं आएगा क्या? अगले साल तीजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अगले साल मनाइए। हाँ तो बस अब आ गए हैं तो पूर्ण रूप से आ जाइए। क्या आ गए हैं तो पूर्ण रूप से आइए, राखी बाकी तो हर साल चलते रहेगा। समझ आ रहा है? बहन को बोलो अपने हो गया भाई, अब नौकरी के साथ ही आऊंगा तेरे पास में राखी बंधवाने। भाई को बोलिए अरे नौकरी उकरी लगवाने के बाद ही बांधूंगी अब मैं। समझ आ रहा है? ये नहीं कि बाहर जाके डाल दे मेरा वीडियो को उधर बजरंग दल वाले उठा के ले गए मेरे को। देखिए तेरे आजकल क्या चल रहा है, उधर बजरंग दल वाले को बोल दिए साला ये तो हिंदू होके हिंदू का फेस्टिवल मनाने से मना करवा रहा है, उधर बजरंग दल वाले मेरे को उठा के ले गए। यही सब चल रहा है आजकल, इसीलिए रिकॉर्डिंग में मैं वापस से अपनी बातों को ले रहा हूं मैं फेस्टिवल मनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं आपके कैरियर के लिए बोल रहा हूँ कि छुट्टी ज्यादा मत मारना। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिन मतलब आप सोचो एक दिन में पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा। जब रिवीजन करने बैठोगे तो एक दिन में पूरा रीजनिंग हो जाता है कवर, मतलब एक दिन मतलब 15 नंबर का कवर हो जाएगा सोचो पर दिन वालों का। एक दिन पूरा सुबह शाम तक आप बैठ के पढ़ लोगे मेरे साथ तो रीजनिंग एक दिन में पूरा एसआई वालों का पढ़ा दिया था मैं 12 घंटे लगभग लिया था, पूरा रीजनिंग हो गया था उनका लगभग एसआई वालों का मैराथन क्लास में। तो एक दिन का इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आ रहा हो, 11 तारीख से पहले समझ में आएगा एक दिन का इंपॉर्टेंस सारा। एक दिन और मिलता तो ये हो जाता, एक घंटा और मिलता तो ये हो जाता। अभी आपका एक दिन ऐसे ही निकलेगा। राखी वाखी मनाओ, मनाना है तो, लेकिन बस बंधवा के आ जाओ। समझ आ रहा है? वैसा नहीं कि अरे माहौल में ही चल रहे हैं उस दिन आप, वहां चलते हैं यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, वो बहन ये बहन वो बहन पूरा हाथ को ऐसा भर के आए, उसी को देख के जी रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा उससे ना उससे आपके घर में रोटी आएगा ना कुछ आएगा भाई, ना उससे आपका लाइफ स्टाइल ठीक होगा। एक हाथ तो राखी बंधवाओ जिसे बंधवाना है, और आके पढ़ाई में बैठ जाओ फिर से। यही तो समय होता है जब दूसरे जो हैं घूम फिर रहे हैं, उस समय पे आप अपना पढ़ाई पे लगे हुए हो। यही समय होता है जहाँ पे आप दूसरे बच्चों से आगे बढ़ सकते हो, यही समय है। फेस्टिवल्स के समय जो होते हैं दूसरे बच्चों से आगे बढ़ने का बहुत बहुत अच्छा समय रहता है, जहाँ दूसरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा। यही तो संघर्ष है, यही तो समर्पण है। थोड़ा सा रूम पैक करके बैठे हो यार, पढ़ रहा हूँ,
मनाने दो बाहर जो मना रहे हैं लोग, नौकरी के बाद मनाएंगे, नौकरी के बाद तो पूरा जीवन पड़ा है यार, हर साल राखी आएगा, हर साल ईद आएगा, हर साल दिवाली आएगा, हर साल आएगा। आपका नौकरी नहीं लगेगा तो भी आएगा, आपका नौकरी लगेगा तो भी आएगा, वो समझ आ रहा है। लेकिन आप अपनी नौकरी के साथ मनाना चाहते हैं कि बिना नौकरी के? अब नौकरी लगवाने के बाद जाओ राखी क्यों बंधवाने, बहन उनका शादी हो गया है, मान लो राखी बंधवाने गए हो उसके ससुराल में, नौकरी उकरी है तो मजाक के साथ जाओगे, अभी तो साला मुंह लटका के जाओगे, बहन के सास ससुर बोलेंगे कौन आ गया साला बेरोजगार, मन ही मन बोलेंगे साला बेरोजगार 3 साल से तैयारी कर रहा है साला, हुआ कि नहीं हुआ बेटा तेरा, बताइए छेन अंकल नहीं हुआ है भाई, बोल के काहे के लिए और अंदर के जख्म को ताजा कर रहे हो आप। आप नौकरी के साथ जाओगे तो ठाठ से उधर बैठ के आपका सेवा पानी करेंगे वो लोग, सरकारी नौकरी वाले इंसान आए हैं भाई। और पुराने लोगों का तो आज भी सरकारी नौकरी को लेकर के जानते हैं जो है इज्जत की, सरकारी नौकरी मतलब कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी करो 25 का, प्राइवेट करो 50 का, तो भी उसके लिए सरकारी नौकरी ज्यादा सही रहेगा। तो अभी भी समाज में सरकारी नौकरी का दर्जा ऊंचा है, तो सरकारी नौकरी अभी भी लोग चाहते हैं। सरकारी नौकरी कुछ भी मिले, मेरे पीछे पड़ गए थे कि जा बैंक ज्वाइन कर ले, जा पटवारी ज्वाइन कर ले, ये कर ले वो कर ले, जो मिला वो कर ले सरकारी नौकरी। तो अभी भी सरकारी नौकरी, अरे ठीक है, मैं बोलूं मेरे को इधर इतना मिलता है, अरे ठीक है उधर इतना ही मिलेगा चलेगा, समझ आ रहा है, इतना इधर मेरा चांस है बढ़ने का आगे, नहीं नहीं उसको ले लो, सिक्योरिटी है, पूरा जीवन सेटलमेंट हो जाएगा, कुछ भी आ जाए, आपदाएं आ जाए कुछ भी, लेकिन वो पैसा तो आपका आएगा, समझ आ रहा है। ऐसा अभी भी थिंकिंग है लोगों का, जो बड़े बुजुर्ग है उनका, लोगों का थिंकिंग अभी भी ऐसा है कि सरकारी नौकरी जो भी मिले ले ही लो उसको, छोड़ो मत। प्राइवेट में भले आपका मन अच्छा है करने का, आपका मन को मारो, नौकरी ले लो सरकारी, उनका सोचना ये है। ग्रोथ तो हर जगह, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा है, समझ आ रहा है, ग्रोथ तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा है, प्राइवेट नौकरियों में, वो अपने अपने चॉइस की बात होती है। सरकारी में लेकिन छत्तीसगढ़ के आप पूरे देखेंगे इन्वायरमेंट को, तो प्राइवेट में ऐसा कुछ यहाँ कंपनियां नहीं है। जैसे मुंबई साइड जाओगे आप बेंगलोर साइड जाओगे, पुणे साइड जाओगे, तो वहाँ पे प्राइवेट का स्कोप बहुत ज्यादा है, वहाँ पे थोड़ा अगर आप पढ़े लिखे हैं ढंग के तो आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैसा स्कोप ही नहीं है, आप बहुत अच्छा अगर डिग्री भी लेके बैठे, इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा डिग्री लेके बैठे, बहुत चीजों को सीखे हैं, आईटीआई वगैरह जो भी किए हैं, बहुत आप टेक्निकल ज्ञान भी रखे हैं, लेकिन यहाँ उस ज्ञान को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, आईटी कंपनियां यहाँ पे है ही नहीं, समझ आ रहा है, आईटी कंपनियां यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कहाँ कहाँ में ज्ञान दिखाओगे आप अपना। तो यहाँ पे मजबूरी है कि यहाँ पे तो अपने पास चॉइस ही नहीं है। प्राइवेट नौकरी खोजोगे तो 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये बहुत होता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई अगर आपको 40 हज़ार रुपये महीना दे रहा है ना सर प्राइवेट में, तो आप उस कंपनी के मेन आदमियों में से एक हैं, समझ आ रहा है। मेरा नौकरी मत सोचना भाई, ये सब प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, नौकरी की। तो प्राइवेट नौकरी वगैरह आप करेंगे तो आपको 30-40 मिल रहा है, तो वो लगेगा उसको कि आप बहुत दे रहे हो सामने वाले को। 30 हज़ार 40 हज़ार मिल रहा है यार तेरे को प्राइवेट में, मतलब यहाँ के लिए 30-40 हज़ार बहुत है प्राइवेट में। आप प्राइवेट करो ना, आप 50 हज़ार कहाँ पाओगे बताओ, कौन से फर्म आपको 50 हज़ार महीना देगा, सोचो प्राइवेट में। देगा भी तो एक आधी इंप्लॉय ऐसा होगा जो उसको 50 हज़ार दे रहा होगा, वो एक आधी इंप्लॉय जिसका, और वो मतलब मेन इंप्लॉय होगा उसका। तो स्कोप ही नहीं है। इधर शिक्षक बन जाओगे, असिस्टेंट टीचर में 40 हज़ार महीना कमा रहे हो, टीचर में 50 हज़ार महीना कमा रहे हो, काम उससे कम, इज्जत उससे ज्यादा, सिक्योरिटी उससे ज्यादा, पीएफ हर महीना कट रहा है, पेंशन मिलेगा वो अलग। 50 हज़ार महीना सोचो, शिक्षक में वर्ग 2 में 6 से 8 पढ़ाना है मेरे को, मतलब 6वीं से 8वीं पढ़ाना है मेरे को, 50 हज़ार महीना मिल रहा है। अभी 8वां वेतनमान लागू तो होगा ही वो कभी ना कभी, तो 75-70 हज़ार महीना मिलेगा सोचो वर्ग 2 के टीचर्स को। वर्ग 3 में भी 40 हज़ार महीना मिल ही रहा है, तो इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा इधर पे। इसीलिए सरकारी का जुगाड़ देख ही लेना अगर लाइफ को ठीक रखना है। मेरी सैलरी पूछ रहे साले लोग इनको कितना भी समझा लो। क्या बोल रहे हैं? छोड़ो, मेरा सैलरी जान के क्या ही करोगे, जी खा रहे हैं हम लोग बस, ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, जी खा रहे हैं, कोचिंग वाले जी खाते हैं भाई बस, बहुत ज्यादा कोचिंग वाले पैसा नहीं कमाते हैं, जितना आप लोगों का साल भर का है उतना हम लोग का महीना का रहता है बस मजाक कर रहा था भाई, कुछ तो ज्यादा लेते हैं हम लोग
छोड़ो, सस्पेंस रहने दो, सैलरी क्या है। इस फील्ड में नाम बनाओगे तो पैसा मिलता है यार। इस फील्ड में नाम ऐसा बना दो कि लगेगा तुम्ही को देख के आ रहा है, तो सामने वाला पैसा देने को मजबूर हो जाता है। समझ आ रहा है। इस फील्ड में काम का पैसा है, नाम का पैसा है। आप टीचर बन के मेहनत कितनी कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप मार्केट में कितना फेमस हो मैटर करता है। फिर आपके खरीदार पैदा हो जाएंगे मार्केट में, आपका पकड़ है ना मार्केट में, मैनेजमेंट में, कि मैं चला रहा हूँ खड़े होकर अकेले अपने दम पे, मैं चला रहा हूँ चीजों को, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ा भी रहा हूँ, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। आपका काम इस फील्ड में बनेगा, नाम बनेगा, तब ये फील्ड आपको पैसा देती है। टीचर्स तो बहुत हैं पूरे इंडिया में देखोगे तो, समझ आ रहा हो। इस फील्ड में पैसा एवरेज देखेंगे तो बहुत कम मिलता है लोगों को एवरेज, लेकिन नाम बनने के बाद पैसा ऐसा भागेगा ना आपके पीछे इस फील्ड में, क्योंकि नाम जैसे बनता है ना, वो नाम बना रायपुर में, फिर नाम बना बिलासपुर में, फिर नाम बना छत्तीसगढ़ में। जैसे जैसे नाम बनेगा, बच्चे आपको खोज के आएंगे ना, जिस दिन इस फील्ड में आओगे कभी और बच्चे आपको खोज के आएंगे ना कि आप इससे पढ़ना है मेरे को, जिस दिन ऐसा नाम बनने लगेगा उस दिन आपके जेब में पैसा भरने लगेगा इस फील्ड में। बाकी तो आप पढ़ाने के नाम पे सोचोगे ना कि पढ़ाना है तो पैसा नहीं है इस फील्ड में ज्यादा, लेकिन अति काम कर दोगे ना जिस दिन कि अरे काम करवा लो मेरे से 12 घंटा, इतना काम कर लिए, इतना नाम बन गया है कि बच्चा पहचानने लगा है, बच्चा नाम से आ रहा है, उस दिन पैसा आपके जेब में भरने लगेगा। उस दिन आपको पैसा का नहीं सोचना पड़ेगा, उस दिन तो आपको बस काम करना है, पैसा तो आते रहेगा। ये फील्ड का ये खूबी है, इस फील्ड का यही खूबी है, समझ आ रहा है। मेहनत बहुत मांगता है फील्ड। पिछले 8-9 साल से हम लोग रगड़ रहे हैं अपने आप को। कल भी रात में 12:30 तक क्लास लिया हूँ, 12 तक तो क्लास लिया था, फिर 10 मिनट में बैठ गया था कि अभी गाड़ी लेके जाऊंगा तो चक्कर ना आए मेरे को। 12 तक तो क्लास लिया था रात में, और ये भी नहीं कि 12 तक क्लास लिया था तो उससे पहले पूरा छुट्टी मारा था मैं। आप लोग से पहले मॉर्निंग में क्लास लिया था, वो 8 बजे से 9:15 तक, फिर एसआई वालों का क्लास एक रहता है मेरा 9:15 से 11:45 तक, फिर आप लोग का इधर आके 11 से 1:30-2 तक क्लास रहता है, फिर शाम को एसआई वालों का क्लास यहीं पे था 4:30-5 से 6 साढ़े 6 तक, फिर 6:30 बजे वहां क्लास फिर लिया था शाम को। मतलब मेरा 8:30 बजे क्लास चालू होने से पहले ऑलरेडी 9 घंटे का क्लास हो चुका था, लगभग 9 घंटे का, और बीच में 2-3 ऐड का काम, ये वो काम, वो फोन में वो भी हो चुका था। उसके बाद 3.5 घंटे का क्लास फिर था।